हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सभी? चलिए, तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपसे बात की थी वो मैंने बात की थी एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, और आज की वीडियोस में हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर जो सेकेंड टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अपने को दिखाई देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फोकस रहने वाला है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, वो टॉपिक है हमारे पास बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, ये जो आज का टॉपिक है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को हम लोग शॉर्ट में ARSN2 लिख सकते हैं। यहां से आपको समझ ही आ रहा होगा कि AR का मतलब क्या है, एरोमेटिक, S का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशंस, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और वहां पे जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मतलब है बाइमॉलिक्यूलर, मतलब रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है। देखिए स्टूडेंट, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था भी, आज का जो ये टॉपिक है हमारे पास, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ARSN2 के बारे में, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करने का एक सेकंड मेथड है, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर इसका इंपॉर्टेंस बताऊं तो एक्चुअली क्या है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस, एडवांस, नीट और एनी अदर कोई भी अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये वाला टॉपिक प्ले करता है। इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें चाहिए होगा इस टॉपिक को बहुत ध्यान से हम लोग सुने भी, इसमें होता क्या है। मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर इसके रिगार्डिंग हर छोटे से छोटा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, बाइमॉलिक्यूलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। देखिए बच्चों, होता क्या है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहां पे, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस को देखना है। आपको ये पता होगा, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप्चुलेट करवाता हूं, हम लोगों ने ऑलरेडी ये बात डिस्कस की हुई है और आपको पता भी होगा भी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए रिंग के साथ मैंने यहाँ पे हेलोजन अटैच कर दिया, अगर रिंग के साथ डायरेक्टली हेलोजन लगा होता है तो ये वाले कंपाउंड अंडर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव, बहुत ही कम इनकी रिएक्टिविटी होती है। इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना बहुत मुश्किल होता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन बेसिकली रीजन ये है कि जो कार्बन के साथ जो हेलोजन लगा हुआ है, उसके जो लोन पेयर हैं वो बेंजीन रिंग के साथ किस में आ रहे हैं, रेजोनेंस में आ रहे हैं। अगर Cl के लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आ जाएंगे तो बेसिकली होने क्या वाला है, कार्बन और हेलोजन के बीच में ये जो लीविंग ग्रुप है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच में, यहां पे देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड जैसा करैक्टर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मॉलिक्यूल के पास जो पहले सिंगल बॉन्ड था वो प्योरली सिंगल नहीं है, उसके बाद डबल बॉन्ड करैक्टर आ रहा है। तो डबल बॉन्ड करैक्टर आने का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहे हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन से Cl का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहां से Cl बेंजीन को छोड़कर नहीं जाने वाला। Cl बोलता है बेंजीन मेरा तेरे साथ जन्मों जन्मों का साथ है, मैं तेरे को इजीली छोड़कर नहीं जाने वाला। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि Cl क्या कभी बेंजीन को छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि Cl का बेंजीन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर बन चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है कार्बन और हेलोजन के बीच में, और हेलोजन का निकलना यहां से बहुत मुश्किल है। पर हम लोग ये नहीं करेंगे कि इसको निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं भी ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये ARSN2 के थ्रू कैसे होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले क्या होगा, आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी उन्हीं कंपाउंड के अंदर, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी उन कंपाउंड के अंदर आप लोग ARSN2 कर सकते हो। ARSN2 करने के लिए मेन कंडीशंस क्या है, मेन कंडीशन ये है, एट लीस्ट वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप must be present at ortho and para position, must be present at ortho or
पैरा पोजीशन। अगर हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कोई भी एटलीस्ट अगर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कौन सा, जो माइनस एम इफेक्ट लगाता है। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर कोई भी ऐसा एक ग्रुप लग गया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उन कंपाउंड के अंदर हम लोग ArSN2 को कर सकते हैं। ठीक, ये मेन कंडीशन है भाई, ये सबसे मेन कंडीशन है। कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कम से कम ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे लगा होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन रिंग ली, हेलोजन्स लिया, रिंग के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे हेलोजन लगा दिया मैंने, और यहाँ पे पैरा पोजीशंस पे NO2 लगा दिया। ठीक है, ये मैंने कंपाउंड लिया। तो आपको पता है ये NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट लगाता है। तो अगर ये वाले कंपाउंड पे मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा हूं, इसके ऊपर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा हूं, तो सोचिए आपको ये रिएक्शन सोचने में कितना सिंपल लगता है। हमें ये लगेगा कि यहाँ पे Cl के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। क्या सोचेंगे, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, कहां पे अटैक करेगा, जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है यहाँ पे अटैक करेगा। इस बेचारे कार्बन के साथ 5 बॉन्ड्स बन जाएंगे। कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा। Cl को निकाल दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, फाइनल प्रोडक्ट बना बेंजीन रिंग। रिंग के Cl की जगह पे कौन सा ग्रुप लगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और पैरा पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है, NO2, और यहां से लोगों ने Cl को एज Cl नेगेटिव करके बाहर निकाल दिया। इस रिएक्शन को देखिए, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? बिल्कुल है, क्योंकि Cl निकल के कौन सा ग्रुप लग रहा है, न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, और सब्स्टिट्यूट कर भी कौन रहा है, न्यूक्लियोफाइल कर रहा है। अब देखने में ये रिएक्शन का फील्ड जितना सिंपल आ रहा है, रियलिटी में रिएक्शन उतनी सिंपल नहीं है बच्चों। रिएक्शन उतनी सिंपल नहीं है जितने में देखने में लग रही है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बता रखा था ये जो Cl के जो लोन पेयर हैं वो रिंग के साथ रेजोनेंस पे है, तो यहाँ पे कार्बन और Cl के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो जैसे मैंने दिखाया जब न्यूक्लियोफाइल आया, Cl निकल गया, तो Cl इतना जल्दी नहीं निकलेगा यार, इसके निकालने के लिए अपने को कुछ और करना पड़ेगा, राइट। तो देखने में रिएक्शन जितना सिंपल लग रहा है, रिएक्शन उतना सिंपल नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं ये रिएक्शन बेसिकली हो कैसे रही है। पर ये रिएक्शन बिल्कुल अपने आप में सही है, रिएक्शन ऐसे ही होगा, प्रोडक्ट ये बनेगा, पर रिएक्शन हो कैसे रही है इसका पता हमें लगेगा रिएक्शंस के मैकेनिज्म से, राइट एवरीवन। तो चलिए देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमारे पास क्या है। मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म से ही आपको इस रिएक्शंस के अंदर होने वाली छोटी छोटी बातों के बारे में आपको पता लगने वाला है। अगर हम इस मैकेनिज्म में बात करें, ArSN2 के बारे में बात करें, ये बेसिकली 2 स्टेप में होती है। पहला पॉइंट तो होता है ये बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 के बारे में। स्टेप 1, पहले स्टेप के अंदर क्या होने वाला है। स्टेप 1 देखिए, पहले स्टेप में क्या होगा, मैंने स्टार्टिंग में ये कंपाउंड लिया अपने पास हेलोजिन्स, इनके साथ यहाँ पे डायरेक्टली हेलोजन लगा हुआ है, और यहाँ पे अपने पास एक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो सबसे पहले वाले स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले वाले स्टेप में ये जो आपके पास हेलोजिन्स था, इसके ऊपर आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मतलब पहला स्टेप तो यही है कि जिसपे न्यूक्लियोफाइल आएगा और जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। और ये जो पहला स्टेप है ये रिएक्शन का माय डियर स्लो स्टेप है, और इसी को रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आरडीएस। आरडीएस का मतलब होता है रेट डिटरमाइंड स्टेप, ऐसा स्टेप जिस पे रिएक्शन का रेट क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, और न्यूक्लियोफाइल ने कहां पे अटैक किया, जिस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ था, हेलोजन लगा हुआ था, वहां पे अटैक किया। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, देखिए इसको सोच के देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, कार्बन प्रेजेंट है, और कार्बन के साथ मान लेते हैं 2 ग्रुप अटैच्ड हैं, ए और बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं भी पहले कौन टूटेगा, तो जनरल सी बात है कि जो बॉन्ड वीक होगा वही पहले टूटने वाला है, जो बॉन्ड वीक होगा वही पहले टूटेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे कुछ होने वाला है। न्यूक्लियोफाइल ने जब यहाँ पे कार्बन पे अटैक किया तो हमें तो ये लग रहा था डायरेक्टली सोचने में भी यहां से Cl निकल जाएगा, पर Cl नहीं निकलेगा, क्योंकि कार्बन Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो किसी और बॉन्ड को टूटना होगा। और कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो बॉन्ड वीक है। तो कौन सा बॉन्ड वीक है, ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड टूट के यहां पे आ जाएगा, राइट। तो कार्बन से एक बॉन्ड तो ब्रेक होना ही होना था। दोबारा देखिए इस पॉइंट को, न्यूक्लियोफाइल ने कहां पे अटैक किया, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ था, तो कार्बन के साथ यहाँ पे टोटल 5 बॉन्ड्स बन गए, तो यहाँ से एक बॉन्ड को तो क्लीव होना ही था। तो डायरेक्टली तो हम लोग सोचते हैं यहाँ से Cl निकल जाएगा। अरे Cl को कैसे निकालोगे, क्योंकि उसके बीच में तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, उससे वीक बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। कौन सा, रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली कौन सा बॉन्ड टूटने वाला है, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो पाई बॉन्ड टूट गया, तो देखिए क्या बन गया अपने पास कुछ ऐसा बना
यहाँ पे लगा हुआ अपने पास बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग है हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे जिस कार्बन के साथ Cl लगा हुआ था वहीं पे हमारे पास क्या अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल। पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है NO2, और ये जो ऑर्थो पोजीशन थी यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज बनता हुआ अपने को दिखाई देगा। डेफिनेटली लोन पेयर आएंगे ना, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड टूट के बेटा यहाँ पे आ गया। अब देखिए तो क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया कार्बो एनायन, इट इज कॉल्ड कार्बो एनायन, और इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। बोल सकते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोनाइन इंटरमीडिएट बनता है। अब अगर कार्बोनाइन बन रहा है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कार्बोनाइन तभी बनेगा अगर कार्बोनाइन स्टेबल है। तो चेक करो क्या कार्बोनाइन स्टेबल है या नहीं है, बिल्कुल स्टेबल है। कैसे पता लगेगा कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के बारे में, देखो ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के बेटा यहाँ जा सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होते हुए अपने को दिखाई देगी। यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाऊंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये जो ऊपर वाले इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इरेज कर दिया। ओके, तो यहाँ पे पैरा पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है, इसको ओपन करके लिख देता हूँ NO2 ग्रुप, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि जो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट्स बन रहा है ना, ये रेजोनेंस में जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बोनाइन बनना चाहिए यार यहाँ पे, क्योंकि कार्बोनाइन स्टेबल बन रहा है। स्टेबल का पता कैसे लग रहा है, क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है वो अपने पास। अब ये वाला लोन पेयर क्या कर सकता है, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे चला जाएगा। ऐसा कुछ अब होता हुआ अपने को दिखाई दिया। तो इसका अगर मैं नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या बनने वाला है अपने पास, देखिएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट मैं रेजोनेंस ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जो कार्बोनाइन बन रहा है वो रेजोनेंस में जा रहा है, और रेजोनेंस की वजह से वो क्या हो रहा है, स्टेबल होता हुआ अपने को दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें NO2 का लॉजिक क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने का फायदा क्या था अपने को, वो देखिए। अब सोच के देखिए, इंटरमीडिएट तो आपके पास कार्बोनाइन बना, अब यहां से जब लोन पेयर यहाँ पे आए तो ये वाले लोन पेयर माय डियर इस तरह भी रेजोनेंस में जा सकते थे, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देखिए ध्यान से क्या होने वाला है, बेंजीन रिंग, यहाँ पे रिंग बनाई 6 मेंबर, डबल बॉन्ड, यहाँ पे Cl, यहाँ पे बना दिया न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे N, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे लगा हुआ है O, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज अपेयर हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखिए ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनी कि नहीं बनी, NO2 लगाने का यही तो फायदा था। NO2 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये जो रिएक्शन जा रही है ये बेसिकली कार्बोनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जा रही है, और जितना इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन का रेट भी फास्ट होने वाला है स्टूडेंट्स। तो इस इंटरमीडिएट को स्टेबल करने के लिए अब कार्बोनाइन को कौन स्टेबल करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करता है। तो इस कार्बोनाइन को स्टेबल करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे NO2 ने वही तो काम किया। NO2 ने क्या किया, ये जो लोन पेयर बना था, ये जो कार्बोनाइन बना था, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे NO2 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, -m इफेक्ट लगा रहा है। -m इफेक्ट लगा के कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब कि कार्बोनाइन को क्या कर रहा है, स्टेबल कर रहा है। दैट्स व्हाई मैंने बोला था भी इस ArSN2 को करने के लिए हमारे पास कम से कम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन जो जाती है वो कार्बोनाइन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाती है। जितना हम लोग कार्बोनाइन को स्टेबल करते रहेंगे उतना रिएक्शन का रेट हमारे पास इंक्रीज होता रहेगा। दैट्स व्हाई हमेशा याद रखिएगा ArSN2 करने के लिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे कम से कम आइडियल और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को जरूर लगा के रखिएगा, राइट। तो ये तो स्टेप 1 था। अब बात करते हैं स्टेप 2 के बारे में। अगर हम लोग स्टेप 2 को देखें तो स्टेप 2 में क्या होगा, इस मॉलिक्यूल को उठा लीजिए, ये वाला जो मॉलिक्यूल आपके पास बना है इसको उठा लीजिए। अब इसमें क्या होगा, अब सेकंड मॉलिक्यूल, अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये हमारे पास 6 मेंबर रिंग, डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास Cl, यहाँ पे लगा हुआ है न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे है पैरा पोजीशंस पे NO2, और यहाँ पे प्रेजेंट है लोन पेयर और नेगेटिव। अब ये सेकंड स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो सेकंड स्टेप होता है वो रिएक्शन का फास्ट स्टेप है हमारे पास, इट इज द फास्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, आपको पता है बेंजीन रिंग के पास एक अपनी यूनिक क्वालिटी है, वो है एरोमेटिसिटी। क्योंकि एरोमेटिसिटी ही बेंजीन कंपाउंड को बहुत ज्यादा स्टेबल करता है, तो बेंजीन कंपाउंड कभी भी अपनी एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहता। तो अब यहां पे क्या होता है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा,
पहले स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया और यहां से पाई बॉन्ड टूट गया। अब देखिए फायदा क्या हुआ, अब यहां से ना अब दोबारा से एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो साइक्लिक रिंग है ये अपने आप को दोबारा एरोमेटिक बनाने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो लोन पेयर है वो वापस यहां पे रिंग के अंदर आएगा और यहां से सीएल को बाहर निकाल देगा। अब सोच के देखिए यहां से सीएल को बाहर निकालना बहुत आसान है। अरे क्यों आसान है, क्योंकि अब कार्बन और सीएल के बीच में प्योरली सिंगल बॉन्ड है, अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ही नहीं, क्योंकि रेजोनेंस हम लोगों ने खत्म कर दिया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रेजोनेंस खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब कार्बन और सीएल के बीच में प्योरली अब सिंगल बॉन्ड है। अगर प्योरली सिंगल बॉन्ड है तो इसको निकालना बहुत आसान है। तो अब क्या होगा, लोन पेयर यहां पे आएगा और यहां से सीएल वाला ग्रुप निकल जाएगा अपने पास। तो अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग दोबारा से अपने पास बन गई NO2 और इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लग गया, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ग्रुप लग गया अपने पास। देखिए तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है। हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल हुआ। पहले रिंग के साथ क्या था, Cl था, अब रिंग के साथ क्या लग रहा है, न्यूक्लियोफाइल लग रहा है। राइट एवरीवन, यहाँ तक पॉइंट सबको क्लियर होगी। तो ये तो पता लग गया ये जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और सेकंड स्टेप में लीविंग ग्रुप निकल रहा है। इसी वजह से स्टूडेंट अगर आप देखोगे पहले वाले स्टेप को हम लोग बोलेंगे एडिशन। पहले स्टेप में एडिशन हो रहा है, जस्ट एडिशन कैसे हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और जस्ट ऐड हो रहा है। और सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, जस्ट Cl निकल रहा है। तो सेकंड वाली रिएक्शन को मैं एलिमिनेशन बोल सकता हूं, तो जिसकी वजह से ये जो ArSN2 रिएक्शन है ना, ये जो ArSN2 रिएक्शन है, ये जो मैंने पूरा मैकेनिज्म किया है, इसको हम लोग एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन हो रही है। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। राइट एवरीवन, तो यहां तक हर पॉइंट सबको क्लियर हो चुका होगा। तो ये मैकेनिज्म को दिमाग में रखना है, क्योंकि मैकेनिज्म अगर दिमाग में रहेगा तभी आप इसके रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स है, जो अपने से अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। राइट, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन पे आप लोगों ने फोकस करना बहुत जरूरी है। पहला तो पॉइंट यही है कि जो रिएक्शंस का रेट होगा वो सिर्फ इस पे डिपेंड करने वाला है, रिएक्शन का RDS कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो रिएक्शन का RDS है, स्लो स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में जो कुछ है उसी पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। फास्ट स्टेप में जो मर्जी हो रहा हो उस पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता। राइट एवरीवन, और एक चीज का ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं वो पॉइंट क्या है, ArSN2 के अंदर अगर हम लोग देखें यहां से जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है वो RDS में नहीं निकल रहा, वो फास्ट स्टेप में निकल रहा है। ये पॉइंट समझने वाला है। अगर हम लोग एरोमेटिक एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर SN1 SN2 को देखते हो, उसमें लीविंग ग्रुप स्लो स्टेप में निकलता है। अगर आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ArSN2 को देख रहे हो तो ध्यान रखिएगा जो लीविंग ग्रुप निकल रहा है वो किसमें निकल रहा है, फास्ट स्टेप में निकल रहा है। अगर लीविंग ग्रुप फास्ट स्टेप में निकल रहा है इसका मतलब रिएक्शंस का रेट लीविंग ग्रुप की लीविंग एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करने वाला। पुअर लीविंग ग्रुप है, गुड लीविंग ग्रुप है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है वो कौन सा स्टेप में कर रहा है, फास्ट स्टेप के अंदर कर रहा है। राइट एवरीवन, तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, अब आगे करते हैं इसके रिगार्डिंग जितने भी हमारे पास की पॉइंट्स हैं, मैकेनिज्म को देखकर जितने भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को दिखाई दिए, अब उन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। राइट एवरीवन, तो लिखते हैं की पॉइंट्स के बारे में। इस पूरी रिएक्शंस के की पॉइंट हमारे पास क्या है। सबसे पहला जो की पॉइंट आएगा वो तो ये आएगा कि आप लोग रेट को डिफाइन करें स्टूडेंट्स। तो रेट किस पे डिपेंड करने वाला है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड करेगा, एक तो हेलोएरिन्स की कॉन्सेंट्रेशंस पे और सेकंड डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशंस पे, क्योंकि RDS के अंदर ये दोनों ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर रिएक्शंस का रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशंस पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब इस रिएक्शंस का जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा, इस रिएक्शंस का जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो कितना है, 2। राइट एवरीवन, पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट जो है, अगर हम लोग देखें तो रेट किस पे डिपेंड करने वाला है, रेट डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन पे भी यार। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो इंटरमीडिएट्स बन रहा है वो हमारे पास कौन सा बन रहा है, कार्बोएनाइन इंटरमीडिएट बन रहा है। तो इसका मतलब ArSN2 का जो रेट है वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। जितना कार्बोनाइन हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन का रेट हमारे पास फास्ट होगा।
ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में सोच के देखिए, जो रिएक्शंस का जो रेट है ना स्टूडेंट्स, जो रिएक्शंस का रेट है, और एक फैक्टर और है जिसपे डिपेंड करेगा, रिएक्शंस का रेट इस पे भी डिपेंड करता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन हेलोजन कंटेनिंग कार्बन। इस पॉइंट को समझिएगा ध्यान से यार। जो रिएक्शंस का रेट है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना है। कैसे? देखो इधर ध्यान से, आरडीएस में क्या होता था, रिएक्शन के मैकेनिज्म को थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करो। यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है और आरडीएस के अंदर रिएक्शन का इसका मैकेनिज्म क्या था, पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पे होता है, इस कार्बन के ऊपर होता है। तो इस कार्बन के ऊपर जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर ज्यादा होगा, जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर ज्यादा होगा, उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे फास्ट होगा, और जितना न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन के ऊपर फास्ट होगा, उतना रिएक्शंस का रेट भी अपने पास क्या होने वाला है फ्रेंड, फास्ट होने वाला है। तो डेफिनेटली बोल सकते हैं कि जो रिएक्शंस का जो रेट है वो इस पे डिपेंड करेगा कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन प्रेजेंट है उस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कितना है। जितना इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा, जितना न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा उतना रिएक्शन का रेट भी हमारे पास ज्यादा होगा। राइट एवरीवन, यहां तक मेरे ख्याल से सब बच्चों को ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। ओके, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो लिविंग ग्रुप है वो लीव करता है, लीव इन फास्ट स्टेप। तो लिविंग ग्रुप यहाँ पे फास्ट स्टेप में लीव कर रहा है, तो इसका मतलब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोल सकता हूं भी ArSN2 का जो रेट है वो लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। राइट एवरीवन, तो ये बेटा कुछ क्रूशियल पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, ये आपको पता होने चाहिए। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग दिमाग में रखकर अपनी सॉल्विंग को करने वाले हैं। राइट एवरीवन, तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम कुछ सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं। थ्योरेटिकली तो हम लोगों ने देख लिया, थ्योरी के बारे में देख लिया भी ArSN2 के अंदर होता क्या है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। कंपेयर रेट। अब हम यहाँ पे कुछ सॉल्विंग करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस के बारे में करने वाले फैंटास्टिक क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा यार। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, रेट को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर रेट। कौन सा रेट? ArSN2 का रेट। अब हमारे पास जैसे देखिए पहले एग्जांपल मेरे पास ये आता है, पहले एग्जांपल में रिंग के साथ मैंने डायरेक्टली लगा दिया फ्लोरीन, पहला कंपाउंड में। सेकंड कंपाउंड था रिंग के साथ फ्लोरीन की जगह पे यहाँ पे Cl लगा दिया, सेकंड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड में Cl की जगह पे Br लगा दिया, और फोर्थ कंपाउंड में Br की जगह पे I लगा दिया। ये 4 हमारे पास हेलोरिन्स है, इनमें रेट को कंपेयर करना है ArSN2 का। ये इतना बढ़िया प्रॉब्लम है कि इसमें अगर आप थोड़ा सा भी अपना कंसंट्रेशन लूज कर दोगे ना, अपन से गलत कर दोगे, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव सर आयोडोबेंजीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अभी तक जितना भी ऑर्गेनिक स्टडी किया उसमें यही पता लगता होता है आई जल्दी निकलता है तो उसका रेट फास्ट होगा। अगर ऐसा सोचने बैठ गए ना तो गलत कर बैठेंगे। मैंने आपको स्पेशली बात बोली थी कि रिएक्शंस का रेट किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप की लिविंग एबिलिटी पे तो डिपेंड नहीं करने वाला। रिएक्शंस का रेट इस पे डिपेंड करेगा भी जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हुआ है इस कार्बन के ऊपर किसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब आप सोच के देखो, जो फ्लोरीन होता है यार, अगर फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन का तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई होता है। इन सभी हेलोजन में से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, और आयोडीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हेलोजन्स में अमंग हेलोजन सबसे लो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लोरीन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब इन हेलोजन में से सबसे ज्यादा है। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होने वाले। सोच के देखो, क्योंकि फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाले, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा आएगा। तो फिर कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा आ रहा है तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या क्लियर होगी भाई, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज किस केस में, फ्लोरीन के केस में, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरोबेंजीन, देन क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। अरे हम तो जो आंसर सोच रहे थे आंसर तो उससे उल्टा आया, बिल्कुल उल्टा आया।
क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन अपना मिस कर दिया। आपने दिमाग में तो ये बना के रखा सिर्फ आयोडीन अच्छा लेवल ग्रुप है तो उसी का रिएक्टिविटी रेट सबसे ज्यादा होगा। गलत हो गया ना यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म पे काम करना बहुत जरूरी है, रटना नहीं है किसी चीज को। ओके, चलिए ये फर्स्ट था हमारे पास। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, यहाँ पे जो अपना लिविंग ग्रुप है उसको सेम रख दिया, उसके साथ एक NO2 ग्रुप लगा दिया। सेकंड सिचुएशन में क्या किया, यहाँ पे Cl लिया, यहाँ पे 2 NO2 ग्रुप लगा दिए। सेकंड बी कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड में सेम क्लोरोबेंजीन और इसके साथ 3 NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इनका रेट हम लोगों ने कंपेयर करना है, कंपेयर रेट अंडर SN2। अब यहाँ पे क्या है, लिविंग ग्रुप तो सेम रखा मैंने, तो कंपैरिजन किसके बेसिस पे करोगे, जो यहाँ पे ग्रुप लगे हुए हैं। अब यहाँ पे जो NO2 लगा हुआ है वो कहां पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे। कौन सा इफेक्ट लगाने वाला है, -M लगाएगा। ये वाला NO2 कौन सा लगाएगा, ऑर्थो पे -M लगाएगा। ये वाला NO2 -M लगाने वाला है। ये वाला NO2 -M, ये भी क्या लगाएगा, -M, ये भी क्या लगाएगा, -M। अब सोच के देखो, अब आप देखिए इनमें जो रेट था वो डिपेंड किस पे करता है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। और कार्बन आयन को -M जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कार्बन आयन को स्टेबल करते हैं। तो सबसे ज्यादा कार्बन आयन किस केस में बनने वाला है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के केस में। क्यों, क्योंकि इसके साथ 3 NO2 लग गए, ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे, कार्बन आयन को सबसे ज्यादा स्टेबल करेंगे, तो जिसकी वजह से इनमें रिएक्टिविटी रेट क्या बनने वाला है, C का मैक्सिमम होगा, सेकंड नंबर पे B और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, A होगा। तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा A, B एंड C। राइट एवरीवन, कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से, सबको क्लियर है ये। चलिए अब थर्ड के बारे में बात करते हैं, थर्ड एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल नंबर 3। थर्ड एग्जांपल में क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे रिंग के साथ Cl लगा दिया और यहाँ पे NO2 लगा दिया। कौन से पोजीशंस पे, ऑर्थो पोजीशंस पे। सेकंड केस में क्या किया, क्लोरोबेंजीन ही रखा हम लोगों ने कंपाउंड और मेटा पोजीशंस पे NO2 लगा दिया। और थर्ड केस में मैंने सपोज कर लिया कि अकेला क्लोरोबेंजीन ही है हमारे पास, और ये भी बोलते हैं इसके अंदर ArSN2 कर लो। बेसिकली ArSN करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो लगाना चाहिए, पर कंपैरिजन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बताओ इनमें किसका ज्यादा होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप किस टाइप का इंपैक्ट अपना शो कर रहा है। ये जो NO2 है ये ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M लगाएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है स्टूडेंट्स, और NO2 के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, -M और -I। मैंने अभी तक -I की बात क्यों नहीं की, क्योंकि आपको पता ही है -M तो -I को डोमिनेट करता ही है। बट NO2 यहाँ पे कौन सी पोजीशंस पे लग गया, मेटा पोजीशंस पे। अरे मेटा पोजीशंस पे तो -M लगता ही नहीं है, मेटा पोजीशन पे तो सिर्फ I इफेक्ट लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे NO2 को कौन सा लगने वाला है, -I लगने वाला है, ओनली -I। अगर यहाँ पे देखेंगे तो -M भी लग रहा है और -I भी लग रहा है। -I को इग्नोर कर सकते हो -M के सामने, क्योंकि -M जो M होता है वो I को डोमिनेट कर रहा है। पर यहाँ पे तो I लिखना ही पड़ना था अपने को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे M नहीं लग रहा अपने पास। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो A मॉलिक्यूल में जो NO2 है ना वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -M लगाकर, और यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -I लगाकर। यहाँ पे तो खींचने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल किस केस में बनेगा, A के केस में। तो A का रिएक्टिविटी मैक्सिमम। सेकंड नंबर पे आएगा माय डियर B वाला केस, और सबसे लास्ट में आएगा C। मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, इनको करने के लिए कोई दिक्कत है ही नहीं। जस्ट आपने क्या करना है, जो कार्बन आयन बनेगा उनकी आपने ये देख लेना कि किस केस में कार्बन आयन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करो और जितने मर्जी क्वेश्चंस कर दो। ये ट्रिक है अपने पास, 1 मिनट में उड़ा दो क्वेश्चंस को। राइट एवरीवन, चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एम की फेवरेट है, एमडी का फेवरेट है। एमडी मतलब मनीष कर, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर मैं कुछ आपके साथ ऐसी गेम खेलने वाला हूं जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा चकराने वाला है। मैंने क्या किया, यहां पे फ्लोरीन लगा दिया, यहां पे क्लोरीन लगा दिया, और यहां पे मैंने NO2 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसका मैं रिएक्शंस करवा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ रिएक्शंस करवा रहा हूं। अब मैंने इसके ऊपर Cn नेगेटिव का अटैक करवाना है। ठीक है, रेट वाले क्वेश्चन तो अपने को समझ आ गए। अब यहां पे क्या है, आप सोच के देखिए, इस अगर मॉलिक्यूल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे 2 लिविंग ग्रुप है हमारे पास। कौन कौन से हैं, या तो फ्लोरीन लीव करेगा या फिर Cn लीव करने वाला।
या तो फ्लोरीन लीव करने वाला या फिर Cl लीव करने वाला। अब आपने अभी तक ये स्टडी किया था कि जो रिएक्शंस का रेट है ना वो इस पे डिपेंड करता होता है डेल्टा पॉजिटिव किसके ऊपर कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सोचोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हो तो डेल्टा पॉजिटिव तो माय डियर फ्लोरीन वाले कार्बन के ऊपर ज्यादा है। तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहां पे होना चाहिए थे और यहां से फ्लोरीन को निकालेगा। बट सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर में क्या है, ये NO2 भी लगा हुआ है। NO2 अपना कौन सा इफेक्ट लगाता है, -M लगाएगा, पर -M लगाएगा किस पे, -M उस पे लगाएगा जिसके रिस्पेक्टिव ऑर्थो पैरा पे। अब ये जो NO2 लगा हुआ है ये Cl के रिस्पेक्टिवली तो ऑर्थो पैरा पे। इसका मतलब जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक ये Cl वाले कार्बन पे होगा तब जो इंटरमीडिएट बनेगा NO2 उसको ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि NO2 तब कौन सा इफेक्ट लगा पाएगा, -M। और फ्लोरीन वाले केस में जब अटैक होगा तो कौन सा इफेक्ट लगा पाएगा, ओनली -M। तो जब भी ऐसा कंपैरिजन आता है तो आपने कार्बन आयन इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखना है। उस केस में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कहां पे कार्बन आयन का स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो डेफिनेटली कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कब स्टेबल होगा, जब NO2 अपना -M लगा पाएगा। और -M कब लगा पाएगा, जब अटैक Cl वाले कार्बन के ऊपर होगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, Cl नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से स्टूडेंट Cl को निकाल देगा और अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फ्लोरीन एज इट इज का एज इट इज रह गया अपने पास, और Cl निकल के यहाँ पे Cn, और पैरा पोजीशंस पे Cn के पैरा पोजीशंस पे क्या लगा होगा, NO2 लग जाएगा। तो बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे बात सबको क्लियर है। तो ये मेरी फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो चीजें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, दो के बेसिस पे आंसर अलग अलग आते हैं। तो आपको मैंने बता दिया भी आप लोगों ने प्रायोरिटी किसको देना है, जो कार्बन आयन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी को आप लोगों ने प्रायोरिटी देना है, राइट। मैंने इसे देखिए लास्ट लेक्चर में, अगर लास्ट स्लाइड में मैं बात करूं तो मैंने लिखा था यहाँ पे कंपेयर रेट। तो रेट के लिए तो मैंने यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स आप लोगों को बता दी, ये मोर देन सफिशिएंट है। मतलब जस्ट आपने क्या करना है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को देखना है, उसके बेसिस पे आप लोग सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। अब जो मैंने एग्जांपल नंबर 4 लिया उसमें रेट कंपेयर नहीं कर रहा, उसमें हम लोग रिएक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। हेडिंग तो अपने आप चेंज कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि यहाँ से अगर 2 में कंपटीशन होता है तो कौन से लिपिड ग्रुप को मुझे लीव करना है, राइट एवरीवन। ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट द रिएक्शंस लिख देते हैं, ठीक है ना, उसमें अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ रिएक्शंस को कंप्लीट करने की भी बात करते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। तो 3 और 4 एग्जांपल इसके अंदर करने वाले हैं। पहले एग्जांपल हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले एग्जांपल में ये दिया हुआ है अपने पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप, राइट। इसके ऊपर मैं अटैक करवा रहा हूं। देखिए हम लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ना मॉलिक्यूल को देखकर इतना घबरा जाते हैं, हमें लगता है पता नहीं क्या है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक को ना मॉलिक्यूल की शक्ल देख के पढ़ते हैं। अगर हम लोग ऑर्गेनिक को मॉलिक्यूल की शक्ल देखकर ना पढ़े ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग बहुत बेटर ऑर्गेनिक के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बात बोलता हूँ, आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, मॉलिक्यूल की शक्ल में मत जाओ, क्योंकि मॉलिक्यूल की शक्ल में जाने का कोई फायदा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल कहां पे, लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। देखो ये मैंने पहला एग्जांपल लिया, ये मॉलिक्यूल था, इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया NH3 के साथ, NH3 डाला और हीट कर दिया। तो क्या होगा बताओ मेरे को, क्या होगा, यहाँ पे NH3 आएगा, ये इसका न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि NH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है, अटैक करेगा कौन से कार्बन पे, जिस कार्बन पे Cl है, यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा। तो क्या हो जाएगा, तो रिंग के ऊपर डायरेक्टली कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NH2, और यहाँ पे NO2, और साइड प्रोडक्ट क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ये बनेगा अपने पास, क्योंकि अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। सिमिलर अगर इसका रिएक्शन हम लोग इसके साथ करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ, तो सोचिए क्या होगा। अगर NH2 के साथ करवाते हैं तो भी बिल्कुल पैनिक होने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, चलिए बन गया अपना काम, कुछ भी नहीं। यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगा हुआ NO2, और यहां से लग जाएगा NH सिंगल बॉन्ड NH2, राइट। जब NH2 का अटैक होगा बाद में यहाँ से H तो निकल ही जाएगा ना, वो चीज तो सबको पता ही होती है। ओके, अब थर्ड के रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अरे ये बड़ा फेवरेट होता है, एक्वस सोडियम बाइसल्फाइड पूछ लेते हैं, NH
सॉरी इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो थर्ड रिएक्शन करते हैं इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। अब सोच के अब थर्ड रिएक्शन क्या है, ये जो हमारे पास रिएक्टेंट था इसका रिएक्शन हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कर रहे हैं। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाना है। अरे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? अरे कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से सोच के देखो, ये कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है कि नहीं है? इट इज अ बेसिक सॉल्ट। तो इसका जो एक्वा सॉल्यूशन होगा उसके अंदर डेफिनेटली OH नेगेटिव मैक्सिमम अमाउंट में होगा, मैक्सिमम अमाउंट में होने वाला है, क्योंकि बेसिक सॉल्ट है तो सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव तो भर भर के होगा। तो OH नेगेटिव क्या है? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, आएगा यहाँ पे अटैक करेगा, Cl को निकाल देगा। तो अपने पास रिंग के ऊपर डायरेक्टली क्या लग जाएगा? OH, और यहाँ पे लग जाएगा NO2। राइट एवरीवन, देखो बहुत सिंपल है यार। क्यों, क्या कहते हो? तो कुछ भी नहीं करना होता यार SN2 के रिएक्शंस के कंप्लीशंस के अंदर। आपने सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है जिसके साथ आप लोग रिएक्शंस करवा रहे हो उसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। अगर आपको वो न्यूक्लियोफाइल मिल गया, बस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ उस कार्बन के ऊपर जिसके साथ लीविंग ग्रुप लगा हुआ है और लीविंग ग्रुप को वहां से लीव कर दो यार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट बना सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, सबको क्लियर? ओके, तो चलिए लास्ट रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, एग्जांपल 2 के बारे में। यहाँ पे एक ये काफी फेमस रिएक्शन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बहुत डिफिकल्ट, ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर। ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे NO2 लगा देते हैं और इसके 2 मोल्स लेकर बोल देते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शंस करो और रिएक्शंस को कंप्लीट करो। ऐसा कुछ पूछ लेते हैं अपने से, तो क्या करेंगे? अरे बहुत सिंपल, वेरी सिंपल स्टूडेंट, वेरी सिंपल। क्या होगा? सोडियम सल्फाइड को ब्रेक कर दो, क्या होगा? Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव, H2 नेगेटिव। तो यहां से न्यूक्लियोफाइल क्या मिल रहा है? H2 नेगेटिव मिल रहा है। तो H2 नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहां से किसको बाहर निकाल देगा? Cl को बाहर निकाल देगा। ये निकाल दिया बाहर Cl। अब देखिए अपने पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहां से। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? बेंजीन रिंग, यहाँ पे लगा हुआ NO2 ग्रुप, ओके, और यहाँ पे लग जाएगा सल्फर, जाकर अटैच हो जाएगा और सल्फर के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। पहले कितना चार्ज था? 2 नेगेटिव था। तो एक तो जो इसका इलेक्ट्रॉन था, पेयर था, वो तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है अपने पास। तो सल्फर के ऊपर कितना चार्ज रह जाएगा? -1 रह जाएगा। अब सल्फर के ऊपर अभी भी -1 है, तो इसका मतलब सल्फर अभी भी किसकी तरह काम कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर अभी भी प्रेजेंट है सल्फर के ऊपर, लोन पेयर अवेलेबल है, राइट। ये अभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। और ये जो स्टार्टिंग वाला रिएक्टर था हमने इसके बोस B2 लिए थे, अब ये क्या करेगा? सेकंड वाले मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है Cl और यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप। अब सेकंड सिचुएशन में क्या होगा? ये जो हमारे पास सल्फर है अब ये आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा। ये इसने बाहर निकाल दिया। अब देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया अपने पास? फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? बेंजीन रिंग, ये रिंग थी, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NO2 ग्रुप पैरा पोजीशंस पे, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? सल्फर। और सल्फर अगेन किसके साथ अटैच हो रहा है? दूसरी बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो रहा है, और दूसरी बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पे भी कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NO2 ग्रुप अटैच है। बताइए स्टूडेंट्स, ये वाला प्रोडक्ट सबको समझ आया? राइट, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने ErSN2 के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अब मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ErSN2 को ही कंटिन्यू रखूंगा, पर मैं उस वीडियो में आपको स्पेशली बता भी दूंगा कि वो वाला पार्ट आपके, अगर आप कोई +2 के बाद वाला कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लड़ रहे हो, जैसे लाइक आपने नीट का एग्जाम देना है, जेईई मेंस एडवांस में देना, तो उसके लिए वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, वो अपने अगर कोई और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, जैसे नेट का पेपर है, ठीक है, JRF है, उनके लिए वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट था जो ErSN2 था बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेईई मेंस एडवांस के लिए और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आई होप सबको ये समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आपने इस वीडियो को देखिएगा और जरूर मेरे को कमेंट करिएगा भी आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके जो सजेशंस होंगे उनको, वो सजेशन से मुझे पता लगेगा कि मैं आगे क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, खुदा।